बैक टू यूट्यूब चैनल मेडिकल एंड नर्सेस सब। आज की क्लास में जो भी लोग जुड़े हुए हैं मैं बता दूं कि ये जो पूरा पेपर है, ये पेपर कहाँ का है, तो ये पेपर है आपका उत्तराखंड का CHO का 25 फरवरी 2024 को हुआ है। टोटल 100 क्वेश्चन आए हुए थे। जैसा उत्तराखंड का पेपर अभी तक होते आया है 2023 तक, उसी तरीके से ये पेपर भी है जो हुआ है। बहुत ही अच्छा पेपर है। जिनका 3 तारीख को पेपर है, 3 मार्च को आई थिंक राजस्थान वालों का पेपर है। आफ्टर दैट MP CHO का भी पेपर है। अलग अलग स्टेट वाइज पेपर हैं, तो उनके लिए क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे, चाहे आप कोई सा भी एग्ज़ाम दे रहे हों। त्रिपुरा में भी अपकमिंग टाइम में CHO की वैकेंसी आ सकती है। जिनके जो भी पेपर हैं, पेपर उसके लिए हेल्पफुल हैं। और आप लोग एक चीज़ ज़रूर मैच करना कि क्या यदि जो लोग उत्तराखंड का पेपर दे के आए, जिन्होंने प्रीवियस पेपर सॉल्व किए, उनको हेल्पफुल रहे या नहीं, तो वो चीज़ आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और जैसे आपको लास्ट मंथ में एक डिस्काउंट प्राइस सेट की गई थी, इस मंथ भी आपको वो प्राइस है जो सेट की जाएगी, जो कि आपकी रहेगी 26 फरवरी से लेके आपकी कब तक रहेगी, 3 मार्च तक। 26 फरवरी से लेके 3 मार्च तक एक स्पेशल डिस्काउंट प्राइस रहेगी, जिसमें आप लोगों को जो पेएबल अमाउंट होगा वो कितना होगा, ओनली 300 रुपीज़। इस 300 रुपीज़ में आपको 41 पेपर है, उत्तराखंड का जो पेपर हुआ है आपको ऐड कर दिया जाएगा। 41 पेपर प्लस 13 सीरीज़ हैं जो ऐड की जाएंगी। 41 पेपर 13 सीरीज़ ऐड की जाएंगी। जिनका भी अपकमिंग टाइम में पेपर होगा उनके लिए क्वेश्चन रामबाण की तरह सिद्ध होंगे। आपको पेमेंट के लिए मेरा जो WhatsApp नंबर है वही यूज़ करना है, जिस पे आप मुझे कांटेक्ट करके पेपर्स भी ले सकते हैं। और आपके कोई भी डाउट रह जाते हैं तो आप वो भी पूछ सकते हैं। यहाँ पर मैंने डिस्काउंट आपको 3 मार्च तक के लिए दिया है, जो कि 26 फरवरी से लेके आपको रहेगा कब तक, 3 मार्च तक। तो यहाँ पर आपको इतने जो पेएबल अमाउंट है यहाँ पर, तो इसमें आपको 41 पेपर से जो आज का पेपर है भी ऐड हो जाएगा, एंड 13 सीरीज़ रहेंगी जो कि सभी सॉल्व रहेंगी। जैसे त्रिपुरा में पेपर ओनली इंग्लिश फॉर्मेट में होता है, उत्तराखंड में होता है, राजस्थान में हिंदी इंग्लिश में होता है, MP में हिंदी इंग्लिश में होता है, UP में हिंदी इंग्लिश में होता है, बिहार में भी होता है। जिस पर्टिकुलर स्टेट में, हिमाचल प्रदेश में भी इंग्लिश में बस पेपर होता है। तो यहाँ पर मोस्ट ऑफ दी पेपर आपको हिंदी इंग्लिश में है, लेकिन जो स्टेट पर्टिकुलर इंग्लिश बस जो फॉर्मेट यूज़ करता है, तो यहाँ पर है जो वो आपको वही फॉर्मेट रहेगा जैसा एज ऑन पेपर आता है। और साथ में आपको आंसर की है जो अटैच रहेंगी, सभी ऑफिशियल रहेंगे। सीरीज़ है जो एज ऑन सिलेबस के अकॉर्डिंग बनाई गई हैं। तो जो भी लोग पेपर्स और सीरीज़ लेना चाहते हैं वो मेरे WhatsApp नंबर पर कॉन्टैक्ट करके ले सकते हैं। चलिए आज के इस पेपर को हम सॉल्व करते हैं। और सॉरी फॉर दैट कि आपकी 2 दिन क्लास नहीं हो पाई, कुछ मेडिकल रीज़न के कारण आपकी क्लास नहीं हो पाई, बट अभी आपकी क्लासेस है जो सभी कंटिन्यू चलेंगी। मैंने यहाँ पे आपको इरेज इसलिए कर दिया ताकि कोई भी कन्फ्यूज़न ना हो इस पेपर में। आपको जो भी डाउट रह जाते हैं पेपर को लेके, आप सीरीज़ लेना चाहते हैं, तो सब आपके WhatsApp मुझे कॉन्टैक्ट करके आपके क्लियर कर दिए जाएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है इस पेपर का, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन, इसको थोड़ा सा और हम जूम करते हैं, आई थिंक आपको प्रॉपर विजिबल हो रहा हो। विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इनहिबिट्स रिलीज ऑफ ग्रोथ हार्मोन, इनमें से कौन सा हार्मोन है, क्या है यहाँ पर, इनमें से कौन सा हार्मोन है जो ग्रोथ हार्मोन को रिलीज होने से क्या करेगा, रोकने का काम करेगा। डोपामाइन, सोमेटोट्रोपिन, सोमेटोस्टैटिन या फिर थायरोट्रोपिन इनहिबिटिंग हार्मोन। तो कौन सा हार्मोन है जो इनहिबिट करेगा ग्रोथ हार्मोन को। यदि ग्रोथ हार्मोन को क्या होना है, रिलीज होना है, तो इनमें से कौन सा हार्मोन स्टॉप करेगा। डोपामाइन तो एक हार्मोन है नहीं, डोपामाइन एक हार्मोन है नहीं ना, सोमेटोट्रोपिन है। अब यहाँ पर जो हार्मोन है वो 2 हैं, एक तो है सोमेटोस्टैटिन और दूसरा है थायरोट्रोपिन इनहिबिटिंग हार्मोन। तो यहाँ पर डोपामाइन तो एक न्यूरोट्रांसमीटर है, और ग्रोथ हार्मोन को इनहिबिट करने के लिए क्या है, ग्रोथ हार्मोन को इनहिबिट कौन सा हार्मोन कर सकता है, तो वो है सोमेटोस्टैटिन। स्टैटिन का मतलब यहाँ पे क्या है, कुछ ना कुछ रोकना। तो इनहिबिट करने का मतलब भी एक तरीके से होता है क्या, रोकना। और ये काम कौन करेगा यहाँ पे, सोमेटोस्टैटिन हार्मोन। कौन सा होगा, सोमेटोस्टैटिन हार्मोन। क्लियर। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे आपको,
द डार्कनिंग ऑफ द स्किन ओवर द फोरहेड है यहाँ पे आप कहें, तो यहाँ पर क्या है आपका डार्कनिंग ओवर ऑफ द स्किन ओवर द फोरहेड, ब्रिज ऑफ द नोज और चीक बोन्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इज कॉल्ड। तो प्रेगनेंसी में यहाँ पे कहा गया है, क्या है, प्रेगनेंसी में यदि फोरहेड पर मतलब माथे पर, ब्रिज ऑफ द नोज नोज के ऊपर, चीक बोन्स मतलब गालों पर क्या आ जाए डार्कनिंग देखने को मिलेगी, तो ये क्या कहलाता है, कोलाज्मा, चैडविक साइन, हैगर साइन या फिर लाइना नियाग्रा, क्या कहलाएगा। ये क्वेश्चन बहुत एग्जाम में आए हैं, चारों आए हैं एक्चुअल में, तो ये क्या कहलाएगा, जब यदि यही साइन प्रेगनेंसी में पूछे जाते हैं तब इसको हम क्या कहते हैं, कोलाज्मा। और इस क्वेश्चन पेपर में आप एक चीज़ और नोट करते जाना कि जो क्वेश्चन हमने अभी तक कभी भी चैनल पर नहीं पढ़े हैं उन पे मैं स्टार लगाते जाऊंगी, क्योंकि मैं इतनी क्लासेस लेती हूँ, मुझे भी याद है कौन से क्वेश्चन नहीं पढ़े हैं। यदि जिन्होंने 3 महीने की बस क्लासेस देखी होंगी, सभी क्लासेस फ्री रहती हैं, कोई भी चार्जेस आपको नहीं पे करना होता है, तो आप लोग प्लीज़ ज्वाइन किया कीजिए। तो यहाँ पर यदि प्रेगनेंसी में पूछते हैं, प्रेगनेंसी में पूछेंगे तो कोलाज्मा कहेंगे, लेकिन यदि नॉर्मल वे में क्या है, नॉर्मल वे में पूछेंगे तब आपको क्या कहना है, नॉर्मल वे में कहलाएगा आपका मेलाज्मा। क्या कहलाएगा, मेलाज्मा। चैडविक साइन का मतलब होता है ब्लूइश वायलेट कलर का, ब्लूइश वायलेट डिस्कलरेशन ऑफ द म्यूकोसल मेम्ब्रेन ऑफ द वल्वा, वेजाइना और सर्विक्स, या फिर आप इतना भी याद रखें, ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ द सर्विक्स, वेजाइना और वल्वा। हैगर साइन, ये भी प्रेगनेंसी में होने वाले साइन है। तो हैगर साइन का मतलब क्या है, सॉफ्टनिंग ऑफ द सर्विक्स, क्या है, सॉफ्टनिंग ऑफ द सर्विक्स। लाइना नियाग्रा, क्या है, लाइना नियाग्रा जो एक डार्क लाइन होती है मिडिल ऑफ द एब्डोमेन से लेके एक्सीफेस्टर्नम तक जाएगी, चेस्ट तक जाती है, वो क्या कहलाती है, लाइना नियाग्रा। और जो स्ट्रेच मार्क्स होते हैं वो कहलाते हैं स्टीरिया ग्रेविडेरम, क्या कहलाते हैं, स्टीरिया ग्रेविडेरम। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, आई होप आपको पूरे टर्म क्लियर हो गए हो। चैडविक मतलब ब्लूइश पर्पल कलर का होना, सर्विक्स, वेजाइना, वल्वा का। हैगर साइन मतलब कि सॉफ्टनिंग ऑफ द सर्विक्स, और यहाँ पर लाइना नियाग्रा दैट मीन्स जो सिम्फाइसिस प्यूबिस से होती हुई जो एक लाइन होती है, डार्क कलर की लाइन होती है, वो कहलाती है लाइना नियाग्रा। और जो स्ट्रेच मार्क्स होते हैं थाइस पर, एब्डोमिनल एरिया के यहाँ पर लोअर एब्डोमिनल एरिया में, वो कहलाते हैं स्टीरिया ग्रेविडेरम। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, CA125 इज अ मार्कर एंटीजन फॉर डायग्नोसिस ऑफ कैंसर। एंटीजन मार्कर पूछा है CA125 किसके लिए, कोलोन कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, ब्रेन कैंसर या फिर ओवरी कैंसर, किसके लिए है। यहाँ पर आप लोग भी मार्क करते जाइए, आपको भी आइडिया हो कि क्या आपके लिए एग्जाम में आया हुआ था। तो यहाँ पर जो CA125 है, क्या है, CA125 है, मार्कर है, ये एक एंटीजन मार्कर है, किसके लिए है, तो ये किस टेस्ट के लिए है, एक्चुअल में ये कैंसर एंटीजन है, क्या 125, और ये यूज़ किसके लिए किया जाता है, ओवेरियन कैंसर के लिए, किसके लिए, ओवेरियन कैंसर के लिए। यदि ब्रेस्ट का क्या है, ब्रेस्ट का कैंसर है जो पूछें, तो यहाँ पे ब्रेस्ट वाले में क्या यूज़ किया जाता है, CA153, CA153 है जो यहाँ पे ब्रेस्ट के लिए किया जाएगा, 153 एंड 199। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, तो यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा इसका आंसर आपका होगा ओवेरियन कैंसर और ओवरी कैंसर। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, इन प्रेग्नेंट वुमेन, क्या है, इन प्रेग्नेंट वुमेन प्लेसेंटा इज फॉर्म्ड एंड फंक्शनिंग एट। तो प्रेगनेंसी में जो प्लेसेंटा है कब बनता है, बनेगा कब और फंक्शनिंग में कब आएगा, दो अलग अलग चीज़ें हैं यहाँ पर, बनेगा कब और फंक्शनिंग में कब आएगा। ऑप्शन में है आपको 4 एंड 12 वीक्स मतलब 4 हफ्ते में बनेगा, 12 हफ्तों में फंक्शनिंग में होगा, 5 एंड 13 वीक्स, 3 एंड 16 वीक्स या फिर 2 एंड 14 वीक्स। कब प्लेसेंटा बनेगा और कब फंक्शनिंग में आएगा। फंक्शन का तो सबको पता है कब, 12 हफ्तों में, कितना, 12 हफ्ते में। अब यहाँ पे आपको ऑप्शन में क्या है, 4 एंड 12 मतलब बनेगा कब, 4th वीक में, और फंक्शनिंग में कब होगा, 12 हफ्तों में। तो आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका PMJAY प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना क्या है? PMJAY का मतलब है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। इसके बारे में हमने 10वीं क्लासों में एटलीस्ट इसको पढ़ाया गया होगा। जितनी भी कम्युनिटी की क्लासेस हम कवर करते हैं उसमें पढ़ते हैं क्या? PMJAY स्कीम, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जो कि एक हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है जिसमें एनुअली यदि पर फैमिली मेम्बर कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो उसको 5 लाख तक का है जो मेडिकल ट्रीटमेंट प्रोवाइड करवाया जाता है। क्लियर है? प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना और PMJAY स्कीम। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर द प्रोसेस ऑफ वीकनिंग अ पैथोजन इज कॉल्ड। कोई भी पैथोजन है उसको वीक करने की प्रोसेस क्या कहलाती है? इम्यूनाइजेशन, अटेन्यूएशन, वैक्सीनेशन, व्यूरुलेंस रिडक्शन। तो प्रोसेस पूछी है किसी भी पैथोजन को वीक करने की, क्या है? किसी भी पैथोजन को वीक करने की प्रोसेस कहलाती है अटेन्यूएशन। क्या है? अटेन्यूएशन। आपने जो वैक्सीन पढ़ी लाइव अटेन्यूएटेड वैक्सीन, उसी तरीके से यहाँ पर उन पैथोजेंस को क्या किया जाता है? वीक किया जा रहा है। तो प्रोसेस क्या कहलाती है? अटेन्यूएशन। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे पेपर थोड़ा इस तरीके से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फिजिकल असेसमेंट फाइंडिंग इन पार्किंसंस डिसीज। तो पार्किंसंस वाले मरीज में कौन सी फिजिकल फाइंडिंग देखने को नहीं मिलेगी? एब्सेंस ऑफ कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट, मास्क लाइक एक्सप्रेशन, डिसअरेथ्रिया, पिल रोलिंग, ट्रिमर्स ऑफ द फिंगर्स। तो यहाँ पर क्या देखने को नहीं मिलेगा? फिजिकल फाइंडिंग्स की बात की जा रही है, मतलब जो आप देखते हैं फिजिकल फाइंडिंग्स करते हैं क्या होगा? मास्क लाइक एक्सप्रेशन देखने को मिलते हैं, डिसअरेथ्रिया देखने को मिलेगा, जो पिन रोलिंग, जो ट्रिमर्स होते हैं वो कैसे होंगे? पिन रोलिंग का मतलब है यहाँ पर फिंगर्स हैं जो ऐसे झटपटाटे टाइप की रहेंगी, वो होगा। लेकिन फिजिकल असेसमेंट की बात की गई है, यहाँ पर कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट, कॉग्निटिव किससे रिलेट करेगा? मेंटल एबिलिटी से, मेंटल असेसमेंट से। लेकिन यहाँ पर फिजिकल असेसमेंट फाइंडिंग नहीं है पार्किंसंस में, तो क्या होगा? एब्सेंस ऑफ कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट। नेक्स्ट है बर्थ वेट क्वाड्रिपल बाय। क्वाड्रिपल का मतलब है यहाँ पर 4x। बर्थ वेट 4 गुना कब हो जाता है? 5th मंथ में, 12 मंथ, 18 मंथ या फिर 24 मंथ। हमने पढ़ा है कि 2 गुना मतलब डबल कब होता है? 5 महीने में, ट्रिपल होता है 12 महीने में, और जो क्वाड्रिपल होता है जनरली कब? 2 साल में। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? यहाँ पर कितना होगा? 2 ईयर। 2 ईयर में कितना होगा? क्वाड्रिपल। तो यहाँ पे आपका आंसर भी क्या होगा? 24 मंथ। याद रखें 5 से 6 महीने में डबल हो जाता है बच्चे का जो बर्थ वेट वाला वजन है। 12 महीने में मतलब 1 साल में कितना? ट्रिपल। और 4 गुने की बात की गई है तो क्वाड्रिपल। क्वाड्रिपल का मतलब होता है 4 गुना, और ये होगा 24 महीने या फिर 2 साल की उम्र में। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर WHO इनिशिएटिव राइट टू साइट इज नेम्ड एज। जो राइट टू साइट है इसका जो इनिशिएटिव है क्या है? विजन 2015, विजन 2020, विजन 2030 या फिर विजन 2025। राइट टू साइट, WHO ने एक इनिशिएटिव लिया था क्या? राइट टू साइट। तो यहाँ पर इनिशिएटिव के लिए जो नाम है राइट टू साइट इनिशिएटिव कब लिया था? ये लिया था विजन 2020। क्या है? ये विजन 2020। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर स्मॉल फॉर जेस्टेशनल एज, लार्ज फॉर जेस्टेशनल एज इन्फेंट्स है पॉलीसाइथेमिया बिकॉज ऑफ। तो यहाँ पर स्मॉल फॉर जेस्टेशनल एज मतलब 42 हफ्ते की प्रेगनेंसी हो गई है, 42 हफ्ते की प्रेगनेंसी हो गई तब भी बच्चा क्या हुआ है? कम वजन का और छोटे साइज का हुआ है। लेकिन लार्ज फॉर जेस्टेशनल एज मतलब 42 वीक की प्रेगनेंसी हो गई, यदि 42 हफ्तों तक की प्रेगनेंसी हो गई और बच्चा 4 kg से भी ज़्यादा हुआ है तो उनमें पॉलीसाइथेमिया होने के चांसेस हैं। क्यों? हाइपोकैल्सीमिया के कारण, हाइपोग्लाइसीमिया के कारण, हाइपोक्सिया के कारण कि हाइपोथर्मिया के कारण? किसके कारण हो सकता है? तो जब आपको
पॉलीसाइथेमिया पता होगा तब आप बता पाएंगे कि ये क्यों होगा। पॉलीसाइथेमिया का मतलब होगा कि जो इरिथ्रोसाइट्स हैं, क्या है, इरिथ्रोसाइट्स से ज़्यादा बनना, आरबीसी का जो लेवल है वो क्या रहेगा, ज़्यादा रहेगा, ब्लड सेल्स और आरबीसी उनका लेवल ज़्यादा रहेगा। तो यहाँ पर स्मॉल फॉर जेस्टेशनल एज और लार्ज फॉर जेस्टेशनल एज इन्फेंट्स हैव पॉलीसाइथेमिया बिकॉज ऑफ हाइपॉक्सिया। किसके कारण, हाइपॉक्सिया के कारण। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, विच ऑप्थेल्मिक डायग्नोस्टिक टेस्ट मेजर द इंट्राओक्यूलर प्रेशर। तो आईओपी इंट्राओक्यूलर प्रेशर चेक करने के लिए कौन सा डायग्नोस्टिक टेस्ट किया जाएगा, टोनोमेट्री, पेरीमेट्री, एम्सलर ग्रिड या फिर गोनियोस्कोपी। क्या किया जाएगा यहाँ पर, ये आपको नॉर्सेट और एम्स में भी आ चुका है। तो आईओपी चेक करने के लिए हमेशा यूज़ किया जाता है टोनोमेट्री। क्या है, टोनोमेट्री टेस्ट। आईओपी चेक किस में किया जाता है, यदि लगता है कि ग्लूकोमा के लक्षण डेवलप हो रहे हैं, इसलिए। क्लियर। नेक्स्ट वन, द डिसीज इम्पोर्टेड इन अ कंट्री विच वॉज नॉट अदरवाइज प्रेजेंट। तो ऐसी डिसीज जो अपने देश में आई हो लेकिन वो पहले से प्रेजेंट नहीं थी, क्या है, एपोरिनिथिक डिसीज, जूनोटिक, एक्सोटिक या फिर एपिजोटिक डिसीज। कौन सी बीमारी कहलाएगी जो हमारे यहाँ पहले नहीं थी लेकिन अभी आ गई हाल फिलहाल में, वो कहलाएगी क्या, एक्सोटिक डिसीज। कौन सी, एक्सोटिक डिसीज। सीरम सोडियम लेवल, नॉर्मल कितना होता है सीरम सोडियम का लेवल, ऑप्शन में 3.5 to 5.5 MEQ पर लीटर, 80 to 120, 135 to 145, 145 to 155। सीरम सोडियम लेवल कितना होता है, नॉर्मल। तो नॉर्मल सीरम सोडियम लेवल होता है 135 से 145 MEQ पर लीटर, मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। आंसर क्या होगा आपका, 135 से 145 MEQ पर लीटर। सोडियम की जगह पोटेशियम का भी आ जाता है, तब ये होगा आपका। अगला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू ट्रायस सिस्टम विच कलर कोडिंग इज गिवन टू अ अनकॉन्शियस पेशेंट whose blood pressure is 128/78 and pulse rate is 82। कौन सा कलर कोड यहाँ पे इस्तेमाल किया जाएगा, मरीज बेहोश है, पल्स रेट है 82 और जो बीपी है वो 128/78 है। ब्लू, येलो, रेड या फिर ब्लैक। ट्रायस का मतलब होता है कि बेस्ड ऑन द प्रायोरिटी है जो कलर कोड सिस्टम यहाँ पे यूज़ किए जाएंगे, तो वो कौन सा होगा, तो वो होगा यहाँ पर येलो कलर। क्या है, येलो कलर, क्योंकि जो पल्स और यहाँ पे यदि पल्स बहुत हाई होती तब भी आपका है जो दूसरा डिफरेंट कलर यूज़ होता है, रेड यूज़ करते हैं आप, लेकिन बीपी भी यहाँ पर क्या है 128/78 है। तो यहाँ पे जो कलर कोड इस्तेमाल किया जाएगा वो कौन सा होगा, होगा येलो, क्योंकि इस तरीके के मरीज को स्टेबल किया जा सकता है। नेक्स्ट वन, अंडर नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन ईच आशा वर्कर कवर। तो अंडर नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन के NUHM के आशा वर्कर एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट हैं, कितने हाउसेस को कवर करेंगी, 100 से 200 हाउस, 200 से 500 हाउस, 500 से 1000 हाउसेस, 1000 to 2500 हाउसेस। कितने हाउस कवर करेंगी आशा वर्कर अंडर नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन के तहत, तो ये करेंगी कितना, 200 से 500 घर। कितने, 200 से 500 घर। नेक्स्ट है, विच क्रेनियल नर्व इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉर्नियल रिफ्लेक्स। कॉर्नियल रिफ्लेक्स के लिए कौन सी क्रेनियल नर्व रिस्पॉन्सिबल है, 9, 8, 5th या फिर 3rd। कौन सी क्रेनियल नर्व इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है कॉर्नियल रिफ्लेक्स के लिए, तो ये 5th नंबर की, कौन सी, 5th नंबर की क्रेनियल नर्व। अब जब आपको पता होगा कि 5th क्रेनियल नर्व कौन सी है, क्या है, 5th क्रेनियल नर्व जिसको हम क्या कहते हैं, ट्राइजेमिनल। क्या है, ये है ट्राइजेमिनल। यहाँ पे जो आपको याद रखना है 5वें नंबर की जो क्रेनियल नर्व है वो क्या है, ट्राइजेमिनल क्रेनियल नर्व, जो कि कॉर्नियल रिफ्लेक्स के लिए क्या करेगी, रिफ्लेक्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होगी। नेक्स्ट वन, नेगल्स रूल इज यूज टू कैलकुलेट। नेगल्स रूल किसके लिए यूज करते हैं हम, सर्वाइकल डायलेटेशन, एमनियोटिक फ्लूइड, जेस्टेशनल एज या फिर एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी।
सर्वाइकल डायलिटेशन के लिए तो जनरली हम पार्टोग्राफ का इस्तेमाल करते हैं। जेस्टेशनल एज के लिए है जो हम बेलार्ड स्कोर, क्या है यहाँ पे जो बेलार्ड स्कोर स्केल है, सॉरी बेलार्ड स्केल यूज़ करेंगे। ईडीडी के लिए हम यूज़ करते हैं क्या, नेगल्स फॉर्मूला, जिसका होता है क्या, एलएमपी का फर्स्ट दिन, एलएमपी का फर्स्ट दिन प्लस 9 मंथ प्लस 7 डेज, कितना प्लस 7 डेज। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ सेकेंडरी प्रिवेंशन ऑफ मेंटल इलनेस। तो सेकेंडरी प्रिवेंशन का पार्ट कौन सा नहीं है मेंटल इलनेस के लिए, क्राइसिस स्टेबलाइजेशन, रिहेबिलिटेशन, स्क्रीनिंग या फिर अर्ली डिटेक्शन, कौन सा नहीं होगा यहाँ पर। तो यहाँ पर स्क्रीनिंग और डिटेक्शन तो आपका प्राइमरी में आएंगे, सॉरी ये सेकेंडरी में आएंगे, और लेकिन जो यहाँ पर रिहेबिलिटेशन ये आपका टर्सरी में जाएगा, किस में जाएगा, ये जाएगा टर्सरी में। तो यहाँ पर जो सेकेंडरी प्रिवेंशन का पार्ट नहीं है वो क्या होगा, रिहेबिलिटेशन। जब भी रिहेबिलिटेशन है मतलब समझ लेना आपको कि ये टर्सरी प्रिवेंशन की बात की जा रही है। अगला क्वेश्चन है, द थर्ड फेज ऑफ बॉडीज अडॉप्टेशन टू स्ट्रेसेस। तीसरी फेज क्या है, बॉडी जब स्ट्रेस आपकी अडॉप्ट करती है उसके लिए रिएक्शन, रिबाउंड, एग्जॉशन, रेसिस्टेंस, कौन सी है तीसरी फेज, तीसरी फेज है जो अडॉप्टेशन टू स्ट्रेस की, तो वो कौन सी है, तो तीसरी फेज है यहाँ पर, तीसरी फेज है वो क्या है, वो एग्जॉशन, क्या है एग्जॉशन। यहाँ पर जो फेजेस होती हैं अलार्म, रेसिस्टेंस एंड एग्जॉशन, क्या है अलार्म, फिर आती है रेसिस्टेंस, फिर आती है आपकी एग्जॉशन। यदि फर्स्ट पूछे तो अलार्म जो कि यहाँ पे है नहीं, रेसिस्टेंस फिर एग्जॉशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, द स्केल, यहाँ पर आपका आंसर होगा सी। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, द स्केल दैट कैन नॉट बी यूज्ड टू असेस अ सब्जेक्ट फॉर अ मूड डिसऑर्डर, कौन सी स्केल मूड डिसऑर्डर को असेस करने में यूज नहीं होगी, बैक इन्वेंट्री, एडिनबर्ग इन्वेंट्री, वेकफील्ड क्वेश्चन आयर, फिर हैमिल्टन रेटिंग स्केल, कौन सी यूज यहाँ पे नहीं होगी, तो वो की एडिनबर्ग इन्वेंट्री, बाकी ये सभी होंगी। फंक्शंस ऑफ कुफर सेल्स इन अ लिवर इज, लिवर में जो कुफर सेल्स होती हैं इनका काम क्या है, फैगोसाइटिक, लाइटिक, सेक्रेटरी या फिर एक्सक्रेटरी। तो लिवर में जो कुफर सेल्स पाई जाती हैं, एक तो क्वेश्चन नहीं आता कुफर सेल्स पाई कहाँ जाएंगी, लिवर में का काम होता है फैगोसाइटिक एक्टिविटी, फैगोसाइटिक का मतलब इंगल्फ करना। नेक्स्ट वन, सब्सटेंस दैट डू नॉट क्रॉस द प्लेसेंटा मेम्ब्रेन आर ऑल एक्सेप्ट, मतलब यहाँ पर प्लेसेंटा को क्रॉस कौन कर सकता है, सीधे से वे में यहाँ पे कहा है कि सब्सटेंस दैट डू नॉट क्रॉस द प्लेसेंटा मेम्ब्रेन, क्रॉस नहीं कर सकता, वो सब हैं, किसी एक को छोड़कर, मतलब जो कि क्रॉस कर सकता है। ऑप्शन में है आईजीजी, आईजीए, आईजीएम, आईजीई, कौन सा है जो प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकता है, तो वन एंड ओनली क्या है आईजीजी, जो प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकता है, बाकी नहीं कर सकते हैं। और यहाँ पर वही पूछा है कि प्लेसेंटा को क्रॉस कौन कर सकता है, तो वो होगा आईजीजी, इम्यूनोग्लोबुलिन जी। नेक्स्ट वन, एन इमोबिलाइज्ड क्लाइंट इज एट रिस्क फॉर, इमोबिलाइज्ड क्लाइंट है, मान लीजिए फ्रैक्चर हो गया कुछ भी, तो इमोबिलाइज कर दिया गया उसको, क्या होने के रिस्क ज़्यादा होंगे, हाइपोकैल्सेमिया, हाइपरकैल्सेमिया, हाइपोनेट्रेमिया या फिर हाइपरनेट्रेमिया, क्या होने की रिस्क सबसे ज़्यादा होगी, तो होगी हाइपरकैल्सेमिया की। तो ब्लड है आपका, ब्लड में कैल्शियम का लेवल बढ़ सकता है बैठे बैठे एक जगह, इमोबिलाइज्ड क्लाइंट में हाइपरकैल्सेमिया होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। नेक्स्ट वन, द सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल, यहाँ पे क्वेश्चन है कि द सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल रिकमेंडेड दैट रिप्लेसिंग साइट्स शुड अकर एटलीस्ट एवरी, तो यहाँ पर जो रिप्लेसिंग साइट है सीडीसी के अकॉर्डिंग, सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल के अकॉर्डिंग, तो वो क्या होंगी,
72 से 96 घंटे, 48 से 72 घंटे, 24 से 48 घंटे, या फिर 12 से 24 घंटे, कितना टाइम यहाँ पे आपका है जो सही होगा? तो जो यहाँ पर सही टाइम होगा वो कितना होगा? 72 से 96 घंटे। यहाँ पर नर्स कैन डीकंटामिनेट द HIV वेस्ट प्रोडक्ट विथ ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। तो यहाँ पर एज अ नर्स है जो आप क्या कर रहे हैं? HIV कंटामिनेटेड वेस्ट प्रोडक्ट को डीकंटामिनेट कर रहे हैं। सब कुछ यूज़ करेंगे किसी एक को छोड़कर। मेथनॉल, फॉर्मेल्डिहाइड, ग्लूटाल्डिहाइड, सोडियम हाइपोक्लोराइड, सब कुछ यूज करना है किसी एक को छोड़कर। तो फॉर्मेल्डिहाइड यूज़ किया जाएगा, फर्स्ट प्रायोरिटी होती है सोडियम हाइपोक्लोराइड की। ग्लूटाल्डिहाइड रेयरली यूज़ किया जाएगा, लेकिन मिथेनॉल को तो यूज़ ही नहीं करेंगे आप। क्या है? मिथेनॉल को यहाँ पे आप यूज़ नहीं करेंगे। नेक्स्ट वन, व्हाट इज़ द प्राइमरी नर्सिंग डायग्नोसिस फॉर अ क्लाइंट विथ अ बावल ऑब्स्ट्रक्शन? तो बावल ऑब्स्ट्रक्शन के लिए प्राइमरी डायग्नोसिस क्या है? डेफिशिएंट नॉलेज, पेन, इनफेक्टिव टिश्यू परफ्यूजन, या फिर डेफिशिएंट फ्लूइड वॉल्यूम। तो यहाँ पर क्या है जो आपका फर्स्ट डायग्नोसिस बनेगा? बावल ऑब्स्ट्रक्शन में जो आपका फर्स्ट प्राइमरी नर्सिंग डायग्नोसिस होगा वो डेफिशिएंट फ्लूइड वॉल्यूम। क्या होगा? फ्लूइड वॉल्यूम की कमी। नेक्स्ट वन, रिप्लेसमेंट ऑफ एन अनएक्सेप्टेबल नीड, एटीट्यूड और इमोशन विथ वन मोर सोशली एक्सेप्टेबल। क्या है? यहाँ पर आपको एक डिफेंस मैकेनिज्म पूछी है कि रिप्लेस करना जो चीज़ अनएक्सेप्टेबल है उसको। डिस्प्लेसमेंट है, सब्लिमेशन है, सब्स्टिट्यूशन है कि सप्रेशन है? क्या कहलाएगा ये कहलाएगा आपका क्या? सब्लिमेशन। क्या कहलाएगा? सब्लिमेशन। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ क्वांटिटेटिव रिसर्च नर्सिंग? क्वांटिटेटिव रिसर्च नर्सिंग कौन सी नहीं है? डिस्क्रिप्टिव, एक्सपेरिमेंटल, क्वासी, या फिर एंथ्रोग्राफी रिसर्च कौन सी नहीं है? क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव में मतलब गिनती होगी, क्वालिटी में गिनती नहीं होगी। क्वांटिटेटिव काउंटेबल होगी तो होगी इथनोग्राफी रिसर्च। क्या होगी? इथनोग्राफी रिसर्च। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, द कोरिलेशन बिटवीन इंटेलिजेंसी टेस्ट स्कोर एंड ग्रेड्स। जो कोरिलेशन है किसके बीच का? इंटेलिजेंसी टेस्ट स्कोर और ग्रेड्स के बीच का। वो क्या है? परफेक्ट, नेगेटिव, पॉजिटिव, या फिर नो कोरिलेशन। क्या कहलाएगा? कहलाएगा क्या? पॉजिटिव। क्या होगा? पॉजिटिव कोरिलेशन। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, कॉमनेस्ट प्रेजेंटेशन ऑफ कोरियोकार्सिनोमा। कोरियोकार्सिनोमा का कॉमन साइन पूछा है। एब्डोमिनल पेन, परफोरेशन ऑफ द यूट्रस, ब्रीथलेसनेस, वेजाइनल ब्लीडिंग। क्या होगा? कोरियोकार्सिनोमा का जो कॉमन प्रेजेंटेशन मतलब कॉमन साइन होगा। कोरियोकार्सिनोमा की बात की जा रही है, मतलब क्या है यहाँ पर? फास्ट ग्रोइंग मैलिग्नेंट ट्यूमर, जो कि ट्रोफोब्लास्टिक सेल्स हैं। क्या है? ट्रोफोब्लास्टिक सेल्स। आपने नाम तो बहुत अच्छे से सुना होगा कि ये प्रेगनेंसी में जो ट्रोफोब्लास्ट सेल्स हैं, क्या है? ट्रोफोब्लास्ट सेल्स हैं जो कि एम्ब्रियो को अटैच करने में हेल्प करते हैं यूट्रस से, प्लेसेंटा यूट्रस को। तो यहाँ पर वो यदि उन्हीं में से क्या हो जाए, कैंसर हो जाए, तो क्या साइन देखने को मिलेगा? तब साइन होगा वेजाइनल ब्लीडिंग। क्या होगा? वेजाइनल ब्लीडिंग। नेक्स्ट वन, रेटिना इज द मोस्ट सेंसिटिव एट। तो रेटिना सबसे ज़्यादा सेंसिटिव किस पार्ट में होती है? ऑप्टिक डिस्क में, फोविया सेंट्रलिस, मैक्यूला ल्यूटिया, पेरीफेरी। कहाँ पे होगी रेटिना सबसे ज़्यादा सेंसिटिव? सबसे ज़्यादा सेंसिटिव होती है फोविया सेंट्रलिस में। एक क्वेश्चन राजस्थान में भी पूछा गया था अभी रिसेंट में। अगला क्वेश्चन है, इन एबिलिटी टू कॉन्फिडेंटली एंड कंफर्टेबली एक्सप्रेस थॉट्स एंड फीलिंग while still respecting the legitimate right of the patient। तो यहाँ पर आप कंफर्टेबल होके कॉन्फिडेंशियली एक ऐसी क्षमता रखते हैं कि अपने थॉट्स, अपनी फीलिंग एक्सप्रेस कर सकते हैं बिना पेशेंट के जो राइट्स हैं उनका उल्लंघन करते हुए। तो वो क्या है? असर्टिव कम्युनिकेशन, अनअसर्टिव, एग्रेसिव, या फिर नॉन एग्रेसिव कम्युनिकेशन।
मरीज है जो क्या है, उसके राइट्स हैं वो भी यहाँ पे उनको नुकसान नहीं होता है। कॉन्फिडेंशियली और कंफर्टेबल तरीके से जो आप चीज़ें प्रेजेंट कर सकते हो, उसकी मरीज की रिस्पेक्ट करके, उसके राइट्स की रिस्पेक्ट करके, तो ये कहलाता है असर्टिव कम्युनिकेशन। नेक्स्ट वन, व्हाट इज जेंट। इस क्वेश्चन में मैंने स्टार लगाया इसलिए क्योंकि आई थिंक मुझे नहीं लगता कि ये क्वेश्चन हमने करा है। नेक्स्ट, व्हाट इज अ जेंट चार्ट अ टाइप ऑफ। क्या है, वर्क फ्लो डिज़ाइन, वर्क रेट डिज़ाइन, वर्क शेड्यूल डिज़ाइन या फिर वर्क आउटपुट डिज़ाइन। जेंट चार्ट इज अ टाइप ऑफ, तो ये कैसे टाइप का है, ये वर्क शेड्यूल डिज़ाइन। क्या है, ये वर्क शेड्यूल डिज़ाइन। नेक्स्ट वन, हॉथरॉन एक्सपेरिमेंट वेयर कंडक्टेड बाय। जो हॉथरॉन एक्सपेरिमेंट है किसके द्वारा कंडक्ट किया गया था, एडवर्ड डेमिंग, माल्टन, एल्टन मायो, F.W. टेलर या फिर हेनरी फोर्ड। तो ये कंडक्ट किया था एल्टन मायो ने। किसने, हॉथरॉन एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया था एल्टन मायो ने। नेक्स्ट वन, 1 टीस्पून मेडिसिन इज इक्वल टू। तो इस तरीके के क्वेश्चन उत्तराखंड में आते हैं, हरियाणा के पेपर में आते हैं, HPSSC में आते हैं। तो 1 टीस्पून मेडिसिन कितने के इक्वल होगा, 2 ml, 3 ml, 5 ml या फिर 10 ml, कितने के बराबर होता है। तो 1 टीस्पून इज इक्वल टू 5 ml और 5 ml। ड्रग दैट कैन बी सेफली गिवन इन प्रेगनेंसी। इनमें से कौन सी मेडिसिन है जो आप प्रेगनेंसी में है दे सकते हैं, एंटीफॉलेट, क्विनिन, क्लोरोक्विन या फिर प्राइमाक्विन। प्रेगनेंसी में इनमें से कौन सी ड्रग दे सकते हैं यदि ज़रूरत पड़ी तो, होगी क्लोरोक्विन। क्या होगी, क्लोरोक्विन। फॉलेट दिया जाता है, फॉलिक एसिड दिया जाता है, एंटीफॉलेट यहाँ पे नहीं दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, द टाइप ऑफ सैम्पलिंग इन विच देयर इज नो एश्योरेंस दैट एवरी एलिमेंट हैज़ अ चांस ऑफ बीइंग इंक्लूडेड इन रिसर्च स्टडी। ये किस तरीके की सैम्पलिंग है जिसमें हर एक एलिमेंट्स को एश्योर नहीं किया जाएगा कि वो इंक्लूड होंगे इस स्टडी में। नॉन प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी, इक्वल या फिर एडजस्टेबल। कौन सी सैम्पलिंग कहलाएगी ये, तो ये कहलाती है नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। कौन सी, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। नेक्स्ट वन, विच IUD लास्ट फॉर 10 ईयर। 10 साल के लिए कौन सी इंट्रायूट्राइन डिवाइस है जो यूज़ की जाएगी, कॉपर 220C, प्रोजेस्टासाइड, नोवाटी या फिर कॉपर T380A। तो इनमें से ऐसी एक ही है जो 10 साल के लिए इंसर्ट करवा सकते हैं, यदि बीच में बच्चा चाहिए हो तो रिमूव भी करवा सकते हैं, तो वो की कॉपर T380A। नेक्स्ट वन, प्रिजर्वेटिव एडेड इन DPT वैक्सीन। ये भी क्वेश्चन बहुत आता है एग्जाम में। कौन सा प्रिजर्वेटिव यूज़ किया जाएगा DPT वैक्सीन के लिए, जिंक फॉस्फेट, एल्यूमिनियम फॉस्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट या फिर जिंक सल्फेट। ये कई एग्जाम में पूछा गया है। DPT के लिए जो एक प्रिजर्वेटिव ऐड किया जाएगा वो होगा एल्यूमिनियम फॉस्फेट। क्या होगा, एल्यूमिनियम फॉस्फेट। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, विच स्केल ऑफ मेजरमेंट हैज़ एन एब्सोल्यूट जीरो। तो इनमें से कौन सी स्केल का मेजर करेंगे आप, तो जीरो होगा, नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल या फिर रेशियो स्केल। तो ये हमेशा से होती आई है कौन सी, रेशियो स्केल। क्या होगा, रेशियो स्केल। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन रिक्वायर्ड फॉर मोनोसैकेराइड। मोनो मतलब सिंगल, मोनोसैकेराइड में मिनिमम कितने कार्बन की ज़रूरत होगी, 3, 4, 2 या फिर 1। कितने की ज़रूरत पड़ेगी मोनोसैकेराइड में, मिनिमम की बात की गई है तो कितना, एटलीस्ट 3। कितना, 3। नेक्स्ट वन, PERT इज अ स्टडी ऑफ। PERT किसकी स्टडी, इनपुट आउटपुट एनालिसिस, सिस्टम एनालिसिस, नेटवर्क एनालिसिस या फिर रिसर्च टेक्निक, किसकी है, तो ये नेटवर्क एनालिसिस के लिए। किसके लिए, नेटवर्क। मंडे फीवर इज एसोसिएटेड विथ। मंडे फीवर किससे रिलेट करेगा, सोमवार का बुखार। ऑप्शन में है यहाँ पर आपको बैगोसिस, बायसिनोसिस, एब्स्टोसिस या फिर सिलिकोसिस। कौन सी फैक्ट्री में एक क्या ऑक्यूपेशनल डिसीज़ है, कहाँ पे काम करने वाले लोगों को ये हो सकती है, और इसका जो दूसरा नाम है वो क्या है, तो इसका जो दूसरा नाम है वो क्या है, वो बायसिनोसिस। क्या है, बायसिनोसिस, जो कि एक लंग्स की बीमारी है, कॉटन डस्ट इनहेल करने के कारण होगी। किसके कारण यहाँ पे होगी,
कॉटन डस्ट इनहेल करने के कारण, याद रखना है आपको। और जितनी भी डस्ट वाली बीमारी होती हैं इनका कनेक्शन कहाँ से होगा? आपके फेफड़ों से। तो यहाँ पर कॉटन डस्ट के कारण, किसके कारण? कॉटन डस्ट के कारण लंग्स में होने वाली बीमारी है, तो इसको क्या कहा जाएगा? बायसिनोसिस। नेक्स्ट वन, डंपिंग सिंड्रोम इज अ कॉम्प्लिकेशन ऑफ, डंपिंग सिंड्रोम किसका कॉम्प्लिकेशन है? सब टोटल गैस्ट्रेक्टोमी, कोलेक्टोमी, हिस्टेरेक्टोमी या फिर नेफ्रेक्टोमी। टोमी वर्ड जुड़ा मतलब कुछ काट के रिमूव किया जाना है। तो यहाँ पर जो डंपिंग सिंड्रोम है, क्या है? डंपिंग सिंड्रोम किसके कारण हो सकता है? डंपिंग सिंड्रोम जिसमें ग्रुप ऑफ सिम्टम देखने को मिलेंगे, डायरिया होगा, नोजिया होगा, लाइट हेडेड फील होगा, खाना खाने के बाद थका हुआ फील करेंगे, और यहाँ पर होगा किसके कारण? सब टोटल गैस्ट्रेक्टोमी के कारण। किसके कारण? सब टोटल गैस्ट्रेक्टोमी सर्जरी होने के बाद ये कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो सकता है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग ईसीजी फाइंडिंग इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ हाइपोकैलेमिया। हाइपोकैलेमिया में ईसीजी है जो कैसे देखने को मिलेगी? ऑप्शन में है यहाँ पर टॉल पीक टी वेव, एसटी सेगमेंट डिप्रेस, वाइडनिंग ऑफ क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, प्रोलॉन्ग पीआर इंटरवल। ईसीजी का जो इंटरप्रिटेशन आपको एक 10 मिनट की क्लास में चैनल पे पढ़ाया गया था स्टार्टिंग में ही, तो इसमें क्या है? लो पोटेशियम लेवल। हाइपोकैलेमिया का मतलब क्या है? लो पोटेशियम लेवल। और यहाँ पर लो पोटेशियम लेवल में ईसीजी में है जो क्या प्रेजेंटेशन देखने को मिलेगी? तो होगा एसटी सेगमेंट डिप्रेस्ड। क्या होगा? एसटी सेगमेंट डिप्रेस्ड। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग और जनरलाइजेशन टू डिक्रीज पेनफुल थिंकिंग। तो यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग का यूज़ ज़्यादा करना, या फिर कुछ भी आपको पेनफुल चीज़ें कुछ क्या हैं याद आती हैं बार बार, उनको कम करने के लिए। तो ये क्या है? प्रोजेक्शन, रेशनलाइजेशन, इंटेलेक्चुअलाइजेशन या फिर ओवर एक्सप्लेनेशन। ये क्या कहलाएगा? कुछ पेनफुल ऐसा आपके साथ हुआ है, उसको आप घटाने के लिए कुछ ज़्यादा ही सोच रहे हैं, तो वो कहलाएगा इंटेलेक्चुअलाइजेशन। क्या कहलाएगा? इंटेलेक्चुअलाइजेशन। नेक्स्ट वन, द फोकस ऑफ दिस थेरेपी इज टू हैव अ पॉजिटिव इन्वायरमेंट मैनिपुलेशन, फिजिकल, सोशल, टू अफेक्ट अ पॉजिटिव चेंज। पॉजिटिव चेंज को इम्प्रूव करने के लिए, अफेक्ट करने के लिए यहाँ पर इन्वायरमेंट भी पॉजिटिव रखा जाएगा, जो फिजिकल, सोशल, यहाँ पर भी मैनिपुलेशन किया जाएगा। तो ये कौन सी थेरेपी होगी? मिलियो, साइको, बिहेवियर या फिर ग्रुप। यहाँ पर जब भी आपके फिजिकल, सोशल की बात की जाए, पॉजिटिव इन्वायरमेंट की बात की जाए, मैनिपुलेट भी किया जाए, तो वो कहलाएगी मिलियोथेरेपी। कौन सी? मिलियोथेरेपी। नेक्स्ट वन, ट्रांसलेशन अकर्सिन। तो जो ट्रांसलेशन है किस में देखने को मिलेगा? माइटोकॉन्ड्रिया, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस या फिर राइबोसोम्स में। किस में देखने को मिलेगा ट्रांसलेशन? तो ये देखने को मिलता है किस में? राइबोसोम्स में। किस में? राइबोसोम्स में। अगला क्वेश्चन है, टेट्राड ऑफ हेमेट्यूरिया इंक्लूड्स। टेट्राड ऑफ हेमेट्यूरिया क्या इंक्लूड है? एब्डोमिनल पेन, ब्रोंकोस्पाज्म, स्मॉल वास्कुलाइटिस या फिर ग्रेन्यूलोमैटोसिस। क्या यहाँ पे इंक्लूडेड होगा? होगा एब्डोमिनल पेन। क्या होगा? एब्डोमिनल पेन। हेमेच्यूरिया का मतलब यहाँ पर क्या है? ब्लड में यूरिन में ब्लड का आना। नेक्स्ट वन, विच ड्रग इज नॉट यूज्ड इन प्रेगनेंसी। अब इनमें से प्रेगनेंसी में कौन सी ड्रग नहीं दे सकते? लेबिटिलॉल, एसी इनहिबिटर्स, हाइड्रोलाजिन या फिर मिथाइल डोपा। कौन सी मेडिसिन आप यूज़ नहीं कर सकते हैं? तो वो हो गए यहाँ पर एसी इनहिबिटर्स। क्या होंगे? एसी इनहिबिटर्स, जिनको प्रेगनेंसी में यूज़ नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंटीडोट ऑफ चॉइस इन पैरासीटामॉल। तो यदि पैरासीटामॉल ओवरडोज होती है तो क्या है जो एज ए एंटीडोट के तौर पे यूज़ किया जाएगा? तो होता है एन एसिटाइल सिस्टीन। एसिटामिनोफेन पूछें, पैरासीटामॉल पूछें, तब कौन सी जो एज ए एंटीडोट यूज़ किया जाएगा? एन एसिटाइल सिस्टीन। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लिकेशन इज पॉसिबल विथ एपिजियोटोमी। यदि किसी की एपिजियोटोमी होती है तो क्या कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो सकते हैं? ब्लड लॉस हो सकता है, यूट्राइन डिसफिगरमेंट हो सकता है, हार्मोनल फ्लक्चुएशन हो सकता है,
या फिर प्रोलॉन्ग डिस्पैरेन्यूरिया है जो कंडीशन डेवलप हो सकती है। एक हमेशा कॉम्प्लिकेशन पूछा जाता है एपिजियोटॉमी का, तो जो एपिजियोटॉमी के कारण क्या हो सकता है, डिस्पैरेन्यूरिया। क्या है, डिस्पैरेन्यूरिया का मतलब होता है पेनफुल इंटरकोर्स। क्या है, पेनफुल इंटरकोर्स एक कॉम्प्लिकेशन के तौर पर डेवलप हो सकता है जो कि लंबे समय के लिए। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज एन इंडिकेशन फॉर एडमिनिस्ट्रिंग सीरम एल्ब्यूमिन। किस केस में सीरम एल्ब्यूमिन एडमिनिस्टर करने की ज़रूरत पड़ सकती है, क्लॉटिंग ऑफ द ब्लड, फॉर्मेशन ऑफ द WBCs, मेंटेनेंस ऑफ ऑन्कोटिक प्रेशर, या फिर फॉर्मेशन ऑफ RBCs। किस केस में सीरम एल्ब्यूमिन एडमिनिस्टर करने को पड़ सकता है, तो वो होगा ऑन्कोटिक प्रेशर मेंटेन करने के लिए। किसके लिए, ऑन्कोटिक प्रेशर को मेंटेन करने के लिए। नेक्स्ट वन, कलर कोडिंग फॉर नाइट्रस ऑक्साइड। तो जो हंसाने वाली गैस है इसका जो सिलेंडर होता है किस कलर का होता है, फ्रेंच ब्लू, ब्लैक, ग्रे, ब्लैक विथ वाइट शोल्डर। तो है किसका, ऑक्सीजन का। कभी कभी ब्लैक भी यूज़ किया जाता है, लेकिन यहाँ पे क्या है, फ्रेंच ब्लू। क्या होगा, फ्रेंच ब्लू। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, व्हाट इज मैंडेटरी बिफोर ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। GTT के पहले, यहाँ पर आपको शॉर्ट फॉर्म में डॉक्टर लिख देते हैं कि GTT करा लो। GTT के पहले क्या मैंडेटरी है, नील पर ओरल 8 to 10 आवर प्रायर टू टेस्ट, रिच कार्बोहाइड्रेट डाइट फ्रॉम 2 to 3 days बिफोर टेस्ट, स्टॉप गिविंग मेडिकेशन, नो नीड टू चेंज एनीथिंग। यहाँ पे चेंज करने की ज़रूरत तो बहुत होती है, वो ये होती है कि 2 से 3 दिन तक, मतलब टेस्ट कराने के 2 से 3 दिन पहले ही आप रिच कार्बोहाइड्रेट डाइट लें, मतलब अच्छी ऐसी चीज़ें खाएं जिसमें कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा हो। तो यहाँ पर मैंडेटरी क्या होगा ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट के पहले, कि आप 2 से 3 दिन तक अच्छी रिच कार्बोहाइड्रेट डाइट का सेवन करें। नेक्स्ट वन, ट्यूब फीडिंग शुड बी डिलेड इफ द अमाउंट ऑफ गैस्ट्रिक कंटेंट एक्सीड। ट्यूब फीडिंग डिले हो सकती है यदि गैस्ट्रिक कंटेंट का अमाउंट कितने से ज़्यादा हो जाए, 20 ml, 25 ml, 30 ml या फिर 50 ml। किस केस में होगा ये होगा यदि 50 ml से ज़्यादा हो जाए जब गैस्ट्रिक कंटेंट, जब ट्यूब फीडिंग है जो डिले हो सकती है। नेक्स्ट वन, टोनिसिटी ऑफ रिंगर लैक्टेट इज हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक या फिर नन। क्या होगा यहाँ पे, रिंगर लैक्टेट की RL की जो टोनिसिटी है कैसी होती है, आइसोटोनिक नेचर की। नेक्स्ट वन, थिक येलो डिस्क्राइब्स द ड्रेनेजाज। तो येलो कलर का गाढ़ा थिक डिस्चार्ज होगा वो क्या है, सीरस सैंग्यूनस, एंग्यूनेसस या फिर प्यूरिलेंट। कौन सा कहलाएगा ये, थिक होगा तो ये होगा प्यूरिलेंट डिस्चार्ज। कौन सा, प्यूरिलेंट डिस्चार्ज। नेक्स्ट वन, साइज ऑफ इंट्रावीनस कैन्युला यूज्ड फॉर न्यूनेट्स। तो न्यूनेट्स के लिए IV कैन्युला की साइज पूछी है, वो होती है कितनी, 24। जितनी ज़्यादा साइज मतलब कैन्युला का जो फ्रेंच है इंटरनल डायमीटर वो क्या होता है, कम होता है। तो यहाँ पर न्यूनेट्स के लिए जो कैन्युला साइज यूज़ की जाएगी वो कितनी होगी, 24। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, द मोस्ट कॉमन डेफिशिएंसी सीन इन एल्कोहलिक। तो एल्कोहल वालों में किसकी कमी देखने को मिलती, थायमिन, राइबोफ्लेविन, पायरिडॉक्सिन या फिर पेंटोथोनिक एसिड। बहुत ईजी क्वेश्चन है, और ये होता है थायमिन की कमी, और इसी के कारण होती है कोर्साकॉफ साइकोसिस। क्या डेवलप होती है, कोर्साकॉफ साइकोसिस। तो एल्कोहल वालों के लिए जो कॉमन प्रॉब्लम देखने को मिलती है वो क्या होती है, थायमिन की कमी। नेक्स्ट इज, हाउ मच ऑक्सीजन अ नर्स शुड गिव टू अ पेशेंट विथ क्रोनिक रेस्पिरेटरी फेलियर। यदि क्रोनिक रेस्पिरेटरी फेलियर वाला मरीज है तो कितनी ऑक्सीजन देंगे आप, 1 लीटर पर मिनट विथ नेजल प्रोंग्स, 2 लीटर पर मिनट विथ नेजल मास्क, 10 लीटर पर मिनट विथ नेजल मास्क या फिर 10 लीटर पर मिनट विथ नेजल प्रोंग्स। किसके थ्रू देंगे, तो वो होगी यहाँ पे आपकी कितनी, 2 लीटर पर मिनट विथ नेजल मास्क। कितना होगा, 2 लीटर पर मिनट विथ नेजल मास्क। नेक्स्ट वन, विच अमंग द फॉलोइंग इज एन इंडिकेशन ऑफ पोर्टल हाइपरटेंशन। पोर्टल हाइपरटेंशन के इंडिकेशन क्या है, एलिवेटेड ब्लड प्रेशर, कन्फ्यूजन, एस्ट्रेक्सिस या फिर हेमेटोमेसिस। हेमेटोमेसिस का मतलब होगा वॉमिटिंग होना ब्लड के साथ में। तो यहाँ पर पोर्टल हाइपरटेंशन के इंडिकेशन कौन से हो सकते हैं,
तो वो होगा हेमेटेमेसिस। क्या होगा? हेमेटेमेसिस। नेक्स्ट वन, नॉर्मल मीन पल्मोनरी आर्टरी प्रेशर। नॉर्मल मीन पल्मोनरी आर्टरी प्रेशर कितना होगा? तो ये होता है 15 से 20 mm ऑफ Hg। कितना? 15 to 20 mm ऑफ Hg। जिन क्वेश्चन में आपको डायरेक्ट आंसर की ज़रूरत है उनमें मैं यहाँ पे आपको डायरेक्ट आंसर बस बता रही हूँ। तो यदि पल्मोनरी आर्टरी प्रेशर की बात करें तो कितना होगा? नॉर्मल मीन पल्मोनरी आर्टरी प्रेशर 15 से 20 mm ऑफ Hg। नेक्स्ट वन, परसिस्टेंट जनरलाइज्ड लिम्फेडेनोपैथी इज कॉज्ड बाय। परसिस्टेंट जनरलाइज्ड लिम्फेडेनोपैथी किसके द्वारा होगी? HSV, हर्पीस सिम्प्लेक्स, HAV, एवियन फ्लू, HZV या फिर HIV, किसके द्वारा होगी? तो होगी HIV के थ्रू। लिम्फेडेनोपैथी देखने को मिलेगी किसके द्वारा? HIV के थ्रू। नेक्स्ट वन, इंक्रीज सुसाइडल टेंडेंसी एसोसिएटेड विथ अल्टरेशन इन द ब्रेन लेवल ऑफ। किसका आपके ब्रेन में लेवल अल्टर्ड होगा, मतलब चेंजेस होगा, फ्लक्चुएट होगा, इसके कारण सुसाइडल टेंडेंसी मतलब आत्महत्या करने के थॉट्स आएंगे। सेरोटोनिन, गाबा, डोपामाइन या फिर नॉरएड्रेनालिन, किसके कारण ऐसा हो सकता है? तो ये होता है सेरोटोनिन लेवल के बढ़ने के सेरोटोनिन लेवल का है जो कम होने के कारण। इसीलिए डिप्रेशन वालों को SSRI है जो मेडिसिन दी जाती है। नेक्स्ट वन, फेनिटोइन इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ। फेनिटोइन किसके लिए यूज होता है? पैटिमल एपिलेप्सी, ग्रैंड माल एपिलेप्सी, मायोक्लोनिक एपिलेप्सी या फिर ऑल ऑफ दी अबव, किसके लिए यूज़ किया जाएगा? तो ये जनरली फेनिटोइन का यूज़ किया जाता है ग्रैंड माल सीजर के लिए। किसके लिए? ग्रैंड माल सीजर्स के लिए और ग्रैंड माल एपिलेप्सी के लिए। अगला क्वेश्चन है, अर्ली एमनियोसेंथेसिस इज डन इन विच पीरियड ऑफ प्रेगनेंसी। तो एमनियोसेंथेसिस में एमनियोटिक फ्लूइड को बाहर रिमूव किया जाएगा टेस्टिंग के लिए कि कुछ प्रॉब्लम डेवलप तो नहीं हो रही हैं। कब? 9 to 11 वीक्स की प्रेगनेंसी में, 12 to 14 वीक्स की प्रेगनेंसी में, 14 to 60 वीक की प्रेगनेंसी में, कि 16 to 18 वीक्स की प्रेगनेंसी में। कब यहाँ पर ये टेस्ट है जो किया जा सकता है? तो ये होता है जनरली 14 से 16 वीक के बीच में। कब? 14 से 16 वीक के बीच में। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, A positive Babinski sign is present in infant until approximate at। Babinski sign किस एज तक प्रेजेंट रहेंगे? 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर या फिर 5 ईयर? किस उम्र तक रहते हैं Babinski साइन? तो होते हैं जनरली 1 साल की उम्र तक। कितना? 1 साल की उम्र तक। आफ्टर दैट ये अपने आप डिसअपियर हो जाते हैं। फ्रूट्स, सेरेल्स एंड वेजिटेबल्स आर पोटेंट सोर्स ऑफ। तो फल फूल, सेरेल्स, सब्जियां किसका सोर्स है? एंटीऑक्सीडेंट, अनसैचुरेटेड फैट, सैचुरेटेड फैट या फिर फ्री रेडिकल्स, किसका सबसे अच्छा सोर्स माना जाएगा ये? तो होगा एंटीऑक्सीडेंट्स का। किसका? एंटीऑक्सीडेंट्स का। नेक्स्ट वन, VDRL टेस्ट इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो VDRL किस टाइप का टेस्ट है? ट्यूब टेस्ट, रिंग टेस्ट, स्लाइड टेस्ट या फिर नन ऑफ द अबव? कौन सा टेस्ट है? तो ये स्लाइड टेस्ट VDRL है जो सिफिलिस के लिए यूज़ किया जाता है डायग्नोज करने के लिए। तो क्या है? स्लाइड टेस्ट। अगला क्वेश्चन, लाइव वैक्सीन, ये आपको दिया था मैंने जो कल एक क्लास ली थी, परसों क्लास ली थी लाइव वैक्सीन को। एक जो ANM का पेपर पढ़ाया था उसमें ऑप्शन भी आई थिंक सेम है। कौन सी है? साल, हेपेटाइटिस, कोलेरा या फिर BCG? कौन सी है यहाँ पर? तो है BCG वैक्सीन। क्या है? BCG वैक्सीन। नेक्स्ट वन, विच ड्रग में कॉज ग्रे बेबी सिंड्रोम। बच्चे के शरीर का कलर ग्रे टाइप का हो जाएगा, किस ड्रग से होगा? होगा क्लोराम्फेनिकोल के कारण। किसके कारण? क्लोराम्फेनिकोल के कारण। नेक्स्ट वन, द स्टेज ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बेसिकली कंसर्न्ड विथ द रोल आइडेंटिफिकेशन। तो रोल आइडेंटिफिकेशन किस स्टेज में होगा? ओरल, जेनाइटल, ऑडिपल या फिर लेटेंसी? एरिक्सन के थ्रू दी गई स्टेज है यहाँ पर। तो रोल आइडेंटिफिकेशन होता है ऑडिपल स्टेज में। किसमें? ऑडिपल स्टेज में। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, द हॉलमार्क ऑफ टिश्यू हीलिंग। टिश्यू हीलिंग का हॉलमार्क क्या है? ग्रेन्युलेशन टिश्यू, ग्रेन्युलोमा, एक्सुडेशन या लिम्फोटिक फिल्ट्रेशन? क्या होगा यहाँ पर? तो वह ग्रेन्युलेशन टिश्यू। क्या है? ग्रेन्युलेशन ऑफ द टिश्यू। नेक्स्ट वन, इन सीजोफेनिया द टर्म
एनेडोनिया रिफर्स टू, तो एनेडोनिया का मतलब क्या होता है? An inability to enjoy the food, an inability to react to enjoyable and pleasurable events, inability to express empathy, react appropriately to social cues. एनहेडोनिया का मतलब होता है कि जो खुशी की चीज़ें हैं, खुशी व्यक्त करने वाली चीज़ें चल रही हैं, उस टाइम पर आप इनेबल हैं अपने थॉट्स, जो आपका नज़रिया है उस चीज़ को लेके एक्सप्रेस करने में। आंसर क्या होगा आपका? एन इनेबिलिटी टू रिएक्ट टू enjoyable and pleasurable events. Next one, when caring for an infant during cardiac arrest, which pulse must be palpated to determine cardiac function? यदि इन्फेंट की बात की जा रही है तो मतलब 1 साल का बच्चा है तो कार्डियक अरेस्ट होता है, तो कौन सी पल्स चेक करेंगे आप सबसे पहले? कैरोटेड, पैडल, रेडियल या फिर ब्रैकियल? कौन सी पल्स चेक करेंगे यदि इन्फेंट है तो? तब होगी यहाँ पे क्या? ब्रैकियल। क्या होगी? ब्रैकियल। यदि एपिकल है तब आप उसको मार्क करें, नहीं है तो ब्रैकियल। बड़ों में बात करें तो कैरोटेड, नेक के यहाँ। नेक्स्ट वन, द एबिलिटी ऑफ अ पर्सन टू रेडिली रिकवर फ्रॉम स्ट्रेसफुल सिचुएशन इज कॉल्ड। पर्सन की ऐसी क्षमता कि जो स्ट्रेसफुल सिचुएशन से तुरंत रिकवर कर जाए वो क्या है? मेंटल फ्रीडम, एड्रोगेनी, हार्डीनेस या रिसाइलेंस। क्या ये कहलाता है? रिसाइलेंस। ये हमने पढ़ा भी है 2 क्लासों में, आई थिंक पढ़ा है लास्ट 2 महीने की। क्या कहलाएगा? रिसाइलेंस। पॉन्डरल इंडेक्स ऑफ टर्म जेस्टेशनल एज नॉर्मल न्यूनेट। पॉन्डरल इंडेक्स की बात की गई है। पॉन्डरल इंडेक्स ऑफ टर्म जेस्टेशनल एज नॉर्मली न्यूनेट कितने होंगे? मोर देन 2.5, लेस देन 2.5, मोर देन 2 या फिर 2? कितने होंगे यहाँ पर? तो ये होगा मोर देन 2.5। जो जेस्टेशनल एज है नॉर्मल न्यूनेट की कितनी होगी? 2.5। रूट ऑफ डीपीटी वैक्सीन, डीपीटी किस रूट से दी जाएगा? ओरल, सबक्यूटेनियस, इंट्रामस्कुलर, इंट्रावीनस। कोई भी वैक्सीन आईवी नहीं दी जाती है। ये यहाँ पे दिया जाएगा डीपीटी इंट्रामस्कुलर वास्टस लैटरलिस मसल्स में। कहाँ पर? वास्टस लैटरलिस मसल्स में। नेक्स्ट है यहाँ पे, इंडियन नर्सिंग काउंसिल वॉज एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर। आईएनसी की स्थापना कब हुई थी? 1848, 1950, 1952 या फिर 1947? कब हुई थी इंडियन नर्सिंग काउंसिल की स्थापना? तो इंडियन नर्सिंग काउंसिल की स्थापना हुई थी 1947 में। कब? 1947 में, जब देश हमारा आज़ाद हुआ था। नेक्स्ट वन, बेंडल्स रिंग इन यूट्रस यूजुअली अकर्स ड्यूरिंग। बेंडल्स रिंग कब देखने को मिलती है? ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर में, प्लेसेंटा प्रीविया, नॉर्मल डिलीवरी या फिर यूटेराइन इन्वर्जन में। बेंडल्स रिंग देखने को कब मिलेंगी? ये देखने को मिलती है ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर में, मतलब जब लेबर पेन है जो 24 घंटे से भी ज़्यादा के हो जाए दोनों स्टेज में लाके, तब ये कहलाता है ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर। और यहाँ पर ये क्या देखने को मिली? बंडल्स रिंग। नेक्स्ट वन, सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन ऑफ डिसीज इंक्लूड्स। इनमें से सेकेंडरी लेवल क्या? स्क्रीनिंग, इम्यूनाइजेशन प्राइमरी है, स्पेसिफिक प्रोटेक्शन एंड स्क्रीनिंग, अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट, रिहेबिलिटेशन एंड डिसेबिलिटी लिमिटेशन। तो ये तो टर्सरी का है लास्ट वाला। अब यहाँ पे आपको बताना है कि सेकेंडरी का क्या है। तो होगा अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट। क्या है? अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट। यहाँ पर इसका है ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर। नेक्स्ट वन, नॉर्मल ड्यूरेशन ऑफ इन्वोल्यूशन ऑफ यूट्रस। यूट्रस दोबारा रिवर्ट बैक होने में कितना समय ले सकती है? तो एटलीस्ट 6 वीक तक का। कितना? जिसको परपीरियम पीरियड कहा जाता है, इसको क्या कहेंगे हम? 6 वीक तक का समय। यदि वापस रिवर्ट बैक नहीं होती वो कहलाएगी सब इन्वोल्यूशन। टोटल नंबर ऑफ डेसिडियस टीथ इन चिल्ड्रन। तो डेसिडियस टीथ कितने होते हैं बच्चों में? 12, 14, 16 या फिर 20? कितने होंगे डेसिडियस टीथ? तो डेसिडियस टीथ होते हैं वो होते हैं 20। दूध के दांत जिसको आप कहते हैं क्या होंगे? प्राइमरी टीथ और डेसिडियस होंगे 20। व्हाट इज़ द डोज ऑफ विटामिन ए फॉर एन इन्फेंट 9 मंथ ऑफ एज। यदि इन्फेंट की उम्र 9 महीने है तो विटामिन ए का कितना डोज देंगे हम? 4 लाख आयु, 3 लाख आयु, 2 लाख आयु या फिर 1 लाख आयु? कितना डोज देंगे आप? तब यहाँ पे डोज होगा कितना? 1 लाख। कितना होगा? 1 लाख। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये हमने 2 साल पहले से क्वेश्चन आपको पढ़ा, 2 या 3 साल से ज़्यादा हो गए क्वेश्चन को। और अभी रिसेंट में जो प्रोग्राम वाली क्लास होती है उसमें इसको ऐड किया गया था। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ किस राज्य में स्टार्ट किया गया था?
तो ये हुआ था कहाँ पर? हरियाणा में। कहाँ पे? हरियाणा में। नेक्स्ट वन, एड्स वॉज फर्स्ट डिटेक्टेड इन इंडिया इन द ईयर। भारत में एड्स का पहला केस कब डिटेक्ट हुआ था? 1996, 1985, 1981 या फिर 1986 में? कब डिटेक्ट हुआ था एड्स का पहला केस भारत में? 1986 में। 1986 में। कब? 1986 में। परसिक्यूटरी डिल्यूजन इज मोर कॉमन इन। परसिक्यूटरी डिल्यूजन किस में देखने को मिलते हैं? सीजोफेनिया, पैरानॉइड सीजोफेनिया, बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर, मैनिक डिप्रेसिव साइकोसिस, किस में देखने को मिलेंगे? तो देखने को मिलते हैं पैरानॉइड सीजोफेनिया में। किसमें? पैरानॉइड सीजोफेनिया में। जो शकीली टाइप की पर्सनालिटी होगी वो इसी में होगी। डेथ इन इंडिया इज रजिस्टर्ड विद इन हाउ मेनी डेज? तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, विद इन 21 डेज में। कितना? 21 डेज। नेक्स्ट वन, पार्टोग्राफ वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय। तो पार्टोग्राफ की खोज की थी आर.एस. फिलोप्टर ने। जब हम पार्टोग्राफ के बारे में पढ़ते हैं सबसे पहले उनकी डिस्कवरी ही पढ़ते हैं। किसने की थी? आर.एस. फिलोप्टर ने। नेक्स्ट वन, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इमरजेंसी मैनेजमेंट ऑफ शॉक। तो फर्स्ट और फॉरमोस्ट जो इमरजेंसी मैनेजमेंट है शॉक के लिए वो क्या होगा? लिम्ब एलिवेशन, स्टार्ट आइनोट्रॉप्स, ब्लड ट्रांसफ्यूजन या फिर एयरवे मैनेजमेंट। तो जब भी शॉक की कंडीशन है या कोई भी कंडीशन ऑप्शन में एयरवे हो तो आपके पास प्रायोरिटी एयरवे रहेगी। नेक्स्ट वन, जेट ट्रैक मेथड इज यूज्ड इन आईएम इंजेक्शन टू प्रिवेंट। तो जेट ट्रैक मेथड यूज़ की जाती है इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन लगाने के लिए। किसको प्रिवेंट करने के लिए? थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस, मायोसाइटिस, स्किन इरिटेशन या फिर पेरिओस्टियाइटिस के लिए। किसके लिए किया जाएगा? तो ये किया जाता है स्किन इरिटेशन को प्रिवेंट करने के लिए। कुछ मेडिकेशन स्किन इरिटेट करेंगी, टिश्यू में से लीक हो सकती हैं, तो उनको किस रूट से दिया जाएगा? जेट मेथड के थ्रू इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन। नेक्स्ट वन, डायबिटिक फूट इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो डायबिटिक फूट किस तरीके का एग्जाम्पल है? वेट गैंग्रीन, ड्राई गैंग्रीन, गैस गैंग्रीन। तो यहाँ पर जो डायबिटिक फूट है, डायबिटिक फूट कैसा है? वेट गैंग्रीन। क्या है? वेट गैंग्रीन। नेक्स्ट वन, विच वैक्सीन इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन प्रेगनेंसी। तो प्रेगनेंसी में कौन सी वैक्सीन नहीं दे सकते? रूबेला, ओपीवी, बीसीजी या फिर हेपेटाइटिस। कौन सी वैक्सीन प्रेगनेंसी में नहीं दी जाती है? वो सबको पता है, वो है रूबेला। इवन इसका आपकी बॉडी में कोई एंटीबॉडी एंटीजेंस तो नहीं बन रहे हैं, उसके लिए इसको चेक किया जाता है। नेक्स्ट वन, विच हार्मोन इज सीक्रेटेड बाय कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम के द्वारा कौन सा हार्मोन रिलीज होगा? एससीजी, प्रोजेस्टेरोन, थायरॉक्सिन या फिर एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन को ओवरी रिलीज करती है। कॉर्पस ल्यूटियम को ओवरी का जो कॉर्पस ल्यूटियम है वो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को रिलीज करेगा। एपिकल पल्स इज असिस्टेड बाय प्लेसिंग द डायफ्राम ऑफ द स्टेथोस्कोप एट द एरिया ऑफ आउटिक एरिया में, पल्मोनिक एरिया, मिट्रल एरिया पे ट्राइकस्पिड एरिया में। एपिकल पल्स आप असिस्ट करते हैं तो स्टेथोस्कोप का जो डायफ्राम है वो कहाँ पे रखेंगे? वो आप प्लेस करेंगे मिट्रल एरिया में। कहाँ पर? मिट्रल एरिया में। नेक्स्ट है, आइडेंटिफाई द वाटर बॉर्न डिसीज। तो इनमें से वाटर बॉर्न डिसीज कौन सी है? डेंगू, मलेरिया, कोलेरा या फिर पोलियो। वाटर बॉर्न का मतलब गंदे पानी से होगी, तो यहाँ पर वाटर बॉर्न कौन सी होगी? वो होगी कोलेरा। क्या होगी? कोलेरा। नेक्स्ट वन, द अमाउंट ऑफ ब्लड सप्लाइड इन ब्रेन पर मिनट। 1 मिनट में ब्रेन में कितने खून की सप्लाई होगी ब्लड की? 450 ml पर मिनट, 750 ml पर मिनट, 850 ml पर मिनट या 1000 ml पर मिनट। कितना है जो फ्लो होगा? तो वो होगा यहाँ पर 750 ml। कितना? 750 ml पर मिनट। ट्यूबरक्लिन टेस्ट इज रीड आफ्टर। तो ये कितना है? 72 घंटे, 48 से 72 घंटे होता है इसमें। लास्ट है, कैंसर अराइजिंग इन प्लाज्मा सेल्स। कैंसर अराइजिंग प्लाज्मा सेल्स कौन सी सेल्स है? प्लाज्मा सेल्स कैंसर अराइजिंग, कैंसर होने की। ऑस्टियोमा, मायोमा, माइलोमा या फिर ओडोंटोमा। कौन सा होगा? होगी माइलोमा। तो ये था उत्तराखंड का पेपर जो 25 फरवरी को हुआ है 2024 में। जो लोग पेपर दे के आए थे उनका पेपर
जो रिव्यू है मेरे पास बहुत अच्छा गया है। जिनके अपकमिंग टाइम में पेपर है उनको आज से लेके 3 मार्च तक का डिस्काउंट है। इसमें आपको 41 पेपर होंगे, 13 सीरीज़ होंगी जो सभी सॉल्व होंगी। आपको डायरेक्ट आपके व्हाट्सएप नंबर पे प्रोवाइड की जाएंगी, वो भी आफ्टर द पेमेंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।